चलने नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि हम सभी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार हैं। मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, सबको सुनूंगा और सबका जवाब दूंगा। कल दोपहर 3 बजे तक चर्चा के लिए तैयार हैं। अमित शाह ने कहा कि मेरी ओर से मैंने भी कह दिया कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते हैं। आज 3 बजे तक वो स्पीकर साहब को पत्र दें और कल 3 बजे तक हम सभी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार हैं। सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक, जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस चैलेंज पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फौरन पलटवार किया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री पर फार करते हुए कहा कि हमें गृह मंत्री के लेक्चर में दिलचस्पी नहीं है। आखिरी वक्त में माहौल बनाने की कोशिश हुई। संसद में आते थे तो सदन में क्यों नहीं आए। गृह मंत्री 20 दिन तक गायब रहे। राहुल गांधी ने ये कई बड़े आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों को पीटने का ऑर्डर किसने दिया, सरकार में हिम्मत नहीं बची है। झारखंड छात्र आंदोलन पर चुप नहीं हुई। So the question is not whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके। स्टूडेंट शुड नो दिस। 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई। अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज।
वहीं बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने रांची की घटनाओं पर चुप्पी रखी है, वो जानते हैं कि इन सवालों का जवाब उन्हें भी देना है। अब गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि वो सदन में खुद जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब देश की जनता इस बात को जान गई है कि कौन इस चर्चा से भाग गया है, क्योंकि ये गृह मंत्री का जवाब नहीं सुनाना चाहते हैं। गोल पोस्ट न चेंज करें। राहुल गांधी इस बात का जवाब दें कि जब एक तरफ गृह मंत्री से जवाब चाहते थे सदन में, और दूसरी तरफ रांची पे जिस तरीके से छात्रों पे शांतिपूर्ण ढंग से उन पे हमला हुआ, उनकी चोटें आई वाटर कैनन से लाठीचार्ज लेकर के, और उस पे चुप्पी साध रखा। सदन शुरू होते ही सदन में हंगामा शुरू कर देते, पूरे मानसून सत्र को नहीं चलने दिया। कौन जिम्मेदारी है? दोहरा चरित्र जिस तरीके से उनका बेनकाब हो रहा है। जब गृह मंत्री सदन में जवाब देने के लिए तैयार हैं, फिर सदन क्यों बाधित कर रहे हैं? ये लोकतंत्र पे कुठाराघात नहीं है। जिस तरीके से देश को, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को वो अपने आचरण से विपक्ष गैर जिम्मेदाराना जिस तरह से शर्मसार कर रहा है, ये देश की जनता देख रही है। अमित शाह के बयान के बाद संसद में हलचल दिखने को मिली। स्पीकर और रिजिजू की अहम बैठक, सदन संचालन को लेकर के अहम बैठक जो है वो चल रही है। तो बड़ी खबर जो अमित शाह के बयान के बाद से संसद में हलचल देखने को मिली है। स्पीकर और रिजिजू की अहम बैठक चल रही है, सदन संचालन को लेकर के अहम बैठक की जा रही है। सिवान से बड़ी खबर है, जहां दिन दहाड़े फाइनेंस कर्मी की हत्या कर दी गई। फाइनेंस कर्मी की गोली मारकर हत्या की गई। फाइनेंस कर्मी को 4 गोली लगी। बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी। तरवारा बाजार में वारदात को अंजाम दिया गया। तो यह बड़ी खबर सिवान से, जहां दिन दहाड़े फाइनेंस कर्मी की हत्या की गई। फाइनेंस कर्मी की गोली मारकर हत्या हुई। 4 गोली मारी गई। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तरवारा बाजार में घटना हुई है। तो दिन दहाड़े यह हत्या हुई है फाइनेंस कर्मी की। अपराधियों का मनोबल ऊंचा है, तांडव देखने को मिला है। मृत्युंजय हमारे साथ है फोन लाइन पर। मृत्युंजय, फाइनेंस कर्मी की हत्या की गई है, क्या पूरी वारदात हुई है? जी, पूरी वारदात तरवारा थाना क्षेत्र के तरवारा बाजार के ही फाइनेंस कर्मी है। ये सैलून से दाढ़ी बनाकर निकल रहा था, तभी बेखौफ बदमाशों ने ताबड़तोड़ 4 गोलियां दागी, जिससे इसकी हत्या हो गई है। हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही वरीय अधिकारी पूरे मामले की जांच में जुट गए। आखिर दिन दहाड़े हत्या हुई है, तो हत्या के पीछे रीजन क्या है, कौन सी 3 लोगों के द्वारा हत्या की गई है, पूरे मामले की जाँच कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, जहां पर फाइनेंस कर्मी की हत्या कर दी गई है। बिहार में शराबबंदी को लागू हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अब एक नई रिपोर्ट ने इस पूरी नीति पर फिर से बहस छेड़ दी है। देश की जानी मानी रिसर्च संस्था NCAER ने अपनी एक स्टडी में बिहार से शराबबंदी खत्म करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शराबबंदी से जिन उद्देश्यों को हासिल करना था, उनमें पूरी सफलता नहीं मिली है। NCAER की यह रिपोर्ट पिछले सप्ताह इंडिया पॉलिसी फोरम में पेश की गई। इस स्टडी को अर्थशास्त्रियों की एक टीम ने तैयार किया है, जिसकी अगुवाई रत्ना सहाय ने की है। NCAER की रिपोर्ट के मुताबिक शराबबंदी महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने में सफल नहीं रही। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शराब की कानूनी बिक्री बंद होने के बाद राज्य में अवैध शराब का कारोबार बढ़ा है। शराब की तस्करी और चोरी छिपे शराब बेचने का कारोबार बढ़ा है। इसके साथ ही दूसरे तरह के नशीले पदार्थों और वैकल्पिक नशे का इस्तेमाल भी बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक शराब की बिक्री बंद होने से बिहार सरकार को हर साल भारी मात्रा में राजस्व का नुकसान हो रहा है। NCAER का अनुमान है कि अगर शराबबंदी हटाकर शराब की बिक्री को नियमों के तहत शुरू किया जाए और उस पर एक्साइज टैक्स लगाया जाए, तो बिहार में राजस्व में 14 से 15% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शराब पर बनाई गई रिपोर्ट ओवर रिपोर्टिंग भी हो सकती है। ऐसे में सवाल है कि क्या बिहार में शराबबंदी नीति पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। तो वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने NCAER की रिपोर्ट को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग रिपोर्ट के आधार पर यह साबित करना चाहते हैं कि शराबबंदी के कारण सूखे नशे का उपयोग बढ़ा है, वो लोग झूठे हैं। और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं बयान। सिक्किम है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मैंने ऐसे स्टेट का नाम लिया जहां की शराबबंदी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां ड्रग का टॉप 5, टॉप अगर 10 भी लें तब भी जो है बिहार का नाम नहीं आता है। और आज बिहार में जो है मात्र
1% भी हम नहीं पहुंच पाए, अभी भी 0.34% पर ही होंगे सूखा नशा का उपयोग में आबादी के हिसाब से। तो इसका मतलब है कि जो लोग ये साबित करना चाहते हैं कि शराबबंदी के कारण सूखा नशा या ड्रग का उपयोग बढ़ा है, वो लोग झूठे हैं। एनसीएआर की रिपोर्ट को लेकर जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन 100% प्रतिबंध लगाना मुमकिन नहीं है। हालांकि 70-75% तक ये कानून सफल है। देखिए, बिहार में शराबबंदी लागू है और मैं समझता हूं कि जितने हद तक लागू है, मैं कम से कम उतने हद तक मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना भी लागू हो सकेगा। लेकिन ये कहीं भी दुनिया में पूर्णतः सफल और 100% नियंत्रित हो जाए और ये लागू हो जाए ये कानून, और 100% कहीं शराब नहीं मिले, कोई नहीं बिके, नहीं सेवन हो उसका, ऐसा सोचना एकदम ही ये ख्याली पुलाव है। तो वहीं एनसीएआर की शराबबंदी पर रिपोर्ट के बाद बिहार की सियासत तेज है। उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री मदन सहनी ने रिपोर्ट को सही नहीं माना और शराबबंदी जारी रखने की बात कही। वहीं आरजेडी ने इसे विफल बताते हुए शराबबंदी लागू रहने की बात कही है। ये उनका अपना सर्वे हो सकता है, हम लोग इसको नहीं मानते हैं। और जिस उद्देश्य से हमारे नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने नशाबंदी करने का काम किया, हम लोग समझते हैं कि वो सफल है और इसको और सफल करने के लिए हम लोग का प्रयास जारी है। के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने शराबबंदी का कानून लागू कर दिया। लागू तो कर दिया, लेकिन शराब बेचने वाले, शराब का धंधा करने वाले लोगों के साथ फोटो भी खिंचाना शुरू कर दिया। तो उस समय भी मैंने कहा था कि शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन सर्वे कराकर इसका होना चाहिए। इतना जल्दी लिया गया निर्णय यह गलत होगा। और अब सूखा का नशा जो है, पूरे बिहार में सूखा नशा से लोग, जो नौजवान, जो देश के भविष्य होते हैं, उनका 20 से 30 वर्ष तक ही आयु रह गई है। वो विभिन्न शोध संस्थानों की रिपोर्ट आई है। बिहार की सरकार इन सभी विषयों पर विचार करती है। शराबबंदी और पूर्ण शराबबंदी का निर्णय बिहार की कैबिनेट का एक संयुक्त निर्णय था। 2016 में जब ये बात निकली तो कैबिनेट और लगभग हर राजनीतिक पार्टी ने इस निर्णय का सपोर्ट किया था। ये एक कलेक्टिव डिसीजन था। बार बार समय समय पे शराबबंदी की समीक्षा होती है। माननीय नीतीश कुमार जी केवल राजनेता के लिए नहीं आने जाते हैं, बल्कि सामाजिक सुधार के पर्याय रहे हैं। मद्य निषेध, पर्यावरण जैसे, बाल विवाह जैसे महत्वपूर्ण विषय की उन्होंने चिंता की, और यह स्वाभाविक है। अब ऐसे लोग जो मद्य निषेध कानून से अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, मैं चुनौती के साथ उनको कहता हूं, आंकड़े की बाजीगरी मत करिए। एनसीएआर की शराबबंदी पर रिपोर्ट पर बिहार में सियासत शुरू हो चुकी है। बिहार में शराबबंदी पर शुरू से मुखर होकर आवाज उठाने वाले भारत सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी के पार्टी के नेता का कहना है कि इस मामले को सरकार को समझने की जरूरत है। वहीं इस मामले में आर्थिक मामलों के जानकार का मानना है कि बिहार में शराबबंदी के लगभग 14 से 15% तक राजस्व का नुकसान हुआ। यदि बिहार में शराबबंदी लागू होती है तो इस नुकसान की भरपाई की जा सकती है, जबकि कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान समिति की जो रिपोर्ट है, जो नंदन नीलेकणी जी की अध्यक्षता में आई है, निश्चित तौर पर वो विचारणीय है। और हमको लगता है कि बिहार सरकार पहले भी कई बार, हमारे नेता जीतन राम मांझी जी तो इस पर बोलते भी रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई भी कानून हो तो उसका दोनों पक्ष होता है, और निश्चित तौर पर पहले भी बिहार सरकार ने इस पर संज्ञान लिया, कई बार समीक्षा हुई, कई बदलाव भी हुए। इस बार भी हम लोग समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी निश्चित तौर पर इस पर विचार करेंगे। अब सरकार इस पर विमर्श करती है नहीं करती है, ये तो सरकार का पार्ट है। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है कि जो एनसीएआर ने जो एक समीक्षा के माध्यम से एक सुझाव दिया है कि जिस
सामाजिक बदलाव को लेकर के इस कानून को लागू किया गया था, क्या वो सामाजिक बदलाव हो पाया? और दूसरी तरफ आर्थिक लक्ष्य भी जो राज्य सरकार नहीं पूरा कर पा रही है, क्या उसमें कहीं ये शराबबंदी का कानून उनके लिए एक बाधक बन करके तो नहीं खड़ा है? 2016 में जब शराबबंदी कानून पर विचार चल रहा था, तब नीतीश कुमार जी ने वादा किया था कि लागू करने के 2 साल के भीतर वो इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभावों, दुष्प्रभावों का अध्ययन करवाएंगे, इस पर रिसर्च करवाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से नीतीश कुमार जी पलटू राम तो थे ही, अपने इस वादे से पलटे, कोई अध्ययन नहीं हुआ। बिहार में शराबबंदी से राज्य को बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान हुआ। अर्थशास्त्री डॉक्टर बैकुंठ रॉय भी मानते हैं कि शराबबंदी से राजस्व प्रभावित हुआ है, और क्या कुछ कहा, बयान सुनाते हैं। में शराबबंदी और राजस्व नुकसान के संदर्भ में जो आपने प्रश्न पूछा है, उसमें मेरा यह मत है कि भारी मात्रा में राजस्व नुकसान तो हो ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। हालांकि यह एक अनुमानित आंकड़ा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस राजस्व नुकसान से रोजगार, पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका का काफी समय भी इसमें खर्च हो रहा है। वही बीजेपी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि शराबबंदी कानून सबकी सहमति से लागू हुआ है। सभी पार्टी के विधायकों ने सदन में शपथ ली, 2 बार जनता ने मुहर लगाई, 2 बार एनडीए की जीत हुई। सरकार समय समय पर समीक्षा करती है, सरकार की नजर हर नफा नुकसान पर है। शराबबंदी कानून लागू हुआ है, सब लोगों की सहमति से हुआ है, और सब लोगों ने, सदन में हो, सभी पार्टी के नेताओं ने, माननीय विधायकों ने शपथ ली, और आम लोगों ने भी इस पर मुहर लगाई। 2 चुनाव शराबबंदी कानून के बाद हुए, उसमें प्रचंड बहुमत एनडीए को मिला। अब सरकार समय समय पर इसकी समीक्षा भी करती है। सरकार की नज़र हर नफ़ा नुकसान पर है। पहले जनता की भलाई किस में है, राज्य की भलाई किस में है, ये सरकार की प्राथमिकता है। अब ये जानना जरूरी है कि एनसीएआर की स्टडी में क्या कहा गया है। तो एनसीएआर की यह स्टडी बिहार में पूर्ण शराबबंदी के करीब 10 साल पूरे होने के दौरान तैयार की गई है, और इसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। स्टडी को अर्थशास्त्रियों की एक टीम ने तैयार किया है, जिसकी अगुवाई रत्ना सहाय ने की है। रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि शराबबंदी के बाद राज्य में अवैध शराब का कारोबार बढ़ा है। दूसरे नशीले पदार्थों के इस्तेमाल में भी बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक शराब की बिक्री बंद होने के बाद शराब की तस्करी, अवैध बिक्री और दूसरे नशीले पदार्थों की खपत बढ़ी है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि शराबबंदी का एक बड़ा आर्थिक असर भी सामने आया है। शराबबंदी के कारण बिहार को हर साल अपने राजस्व का करीब 14 से 15% हिस्सा गंवाना पड़ रहा है। एनसीएआर का सुझाव है कि बिहार में पूरी तरह शराबबंदी की जगह नियंत्रित और नियमों के तहत शराब की बिक्री शुरू की जा सकती है। सरकार शराब पर टैक्स लगाए और इससे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बुनियादी सुविधाओं और रोजगार पर करने की सलाह दी है। रिपोर्ट का तर्क है कि इससे सरकार को राजस्व भी मिलेगा और शराबबंदी लागू कराने में लगने वाले पुलिस प्रशासन के संसाधनों का इस्तेमाल दूसरे जरूरी कामों में किया जा सकेगा। अब देखिए, रिपोर्ट के अनुसार 2024 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में करीब 28,000 तक पहुंच गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2024 की बात करें तो अपराध में इजाफा हुआ है और कहा गया है कि साल 2012 में करीब 11,000 मामले सामने आए। 2014 की बात करते हैं तो 2014 में करीब 15.5 हजार मामले सामने आए और 2015 में करीब 14,000 मामले महिलाओं के खिलाफ सामने आए। 2016 में आंकड़ा जो है वो 12,000 पर पहुंच गया और साल 2018 की बात करें जो करीब 17,000 रहा। 2019-20 में करीब यह आंकड़ा 15.5 हजार रहा, तो 2021 में करीब 18,000 और 2022 में करीब 20,000। 2023 में करीब 23,000 मामले महिलाओं के खिलाफ सामने आए
और 2024 में ये करीब 28,000 मामले जो हैं वो सामने आए। तो साल दर साल किस तरीके से मामले सामने आए, इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। बढ़ते आगे, दरभंगा के अलीनगर सीट से बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास और जनहित के मुद्दों को सीएम के सामने रखा। मैथिली ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की है। मैथिली ठाकुर ने सीएम से मांग की है कि घनश्यामपुर में डिग्री कॉलेज बनाने के लिए जरूरी बजट मंजूर किया जाए। साथ ही उन्होंने ताराडीह, अलीनगर, घनश्यामपुर के अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग भी की है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार के आवास पर बैठक हुई। नीतीश कुमार के 9 सुनहरी बाग आवास पर बैठक हुई, जिसमें जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामैत, रामप्रीत मंडल, देवेश चंद्र ठाकुर, कौशलेंद्र कुमार समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक में राज्यसभा सांसद संजय झा भी शामिल हुए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली स्थित आवास है पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार के 9 सुनहरी बाग की तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें जेडीयू के सांसद दिलेश्वर कामैत, रामप्रीत मंडल, देवेश चंद्र ठाकुर, कौशलेंद्र कुमार समेत कई नेता मौजूद रहे। ये बैठक की गई। बैठक में राज्यसभा सांसद संजय झा भी शामिल रहे, जिसमें नीतीश कुमार ने इन नेताओं से बातचीत की। बिहार के साथ साथ केंद्र की राजनीति पर चर्चा हुई। हम लोगों के जो आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हमारे साथ माननीय सांसद जी थे जी। वो हम अपने नेता से मिलने की बहुत दिनों से इच्छा थी। ऐसे हम लोग पार्लियामेंट में मिलते थे, लेकिन सारे सांसदों ने मिलकर के आज उनसे आशीर्वाद लेने की। सांसद में गतिरोध पार्लियामेंट में लगातार हंगामा चल रहा है, उस पर कुछ बात हुई? क्या स्ट्रेटजी बनी है? जी बात हुई है, लेकिन बात जो हुई है वो यहाँ कहने वाला नहीं है, वो पार्लियामेंट की बात है। तो आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जी। हम लोग को आशीर्वाद प्राप्त हुआ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे विकास पुरुष। बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर को लेकर पटना में एक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर के जरिए बांकीपुर की जनता प्रशांत किशोर से सवाल पूछ रही है कि अब तो आप चुनाव जीत गए हैं, आपने चुनाव के दौरान जो आरोप निर्वाचन आयोग और पटना पुलिस पर लगाए थे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बांकीपुर के निवर्तमान विधायक जो हैं प्रशांत किशोर, उनको लेकर के यहाँ पे एक पोस्टर लगाया गया है। पटना में जगह जगह पे आयकर गोलंबर है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे आयकर गोलंबर के पास ये पोस्टर जो है लगाया गया है, और इसमें जो लिखा गया है कि प्रशांत किशोर जी, आपसे एक सवाल, अब आप चुनाव जीत गए हैं, आपने बिहार पुलिस और संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर पक्षपात का झूठा आरोप लगाया था, इस बात की माफी मांगनी होगी। और निवेदक जो है वो बांकीपुर की जनता है। इसमें साफ तौर पे देखिए कि बाकी जनस्वराज की पोस्ट से 30 जुलाई को जो है एक ट्वीट किया गया था। बांकीपुर चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहा है, और उसके नीचे 5 दिन के बाद जो है ये लगाया गया कि बांकीपुर उपचुनाव के दौरान एसएसपी के नेतृत्व में पटना पुलिस द्वारा जनस्वराज के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर की गई कार्रवाई के खिलाफ प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग से की पटना एसएसपी की शिकायत। सुनिए पूरा बयान। इस तरह से ये जो है तीनों चीज़ों को उल्लेख किया गया है, और इन्हीं के आधार पर ये पोस्टर लगाया गया कि आपने बिहार पुलिस और संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर पक्षपात का झूठा आरोप लगाया था, तो इस बात की माफी मांगनी होगी। और अब ये पोस्टर के जरिए जो है वो कहीं न कहीं निशाना साधा जा रहा है प्रशांत किशोर के ऊपर। बहरहाल देखना होगा कि प्रशांत किशोर इस पोस्टर के पर क्या जो है अपनी प्रतिक्रिया देते भी हैं या नहीं, क्योंकि जब से वो चुनाव जीते हैं तब से वो लगातार बांकीपुर में जाकर के धन्यवाद जो है वो मतदाताओं को दे रहे हैं, और चुनाव जीतने के बाद आगे की क्या प्लानिंग है उसकी ये बता रहे हैं। अब उनसे बांकीपुर की जनता ये जानना चाहती है कि जो उन्होंने पक्षपात करने का आरोप लगाया चुनाव आयोग के ऊपर, पटना पुलिस के ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए थे, उसके बाबत वो कब तक अपनी बात जो है स्पष्ट करते हैं। अमित मार्क, न्यूज 18 पटना। खबर मुंगेर से है, जहां मॉडल सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों के हंगामे से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। मंगलवार देर धीरज कुमार के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। परिजनों ने डॉक्टरों और स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। हंगामे के बाद अस्पताल की इमरजेंसी और ओपीडी सेवा बंद रही। इलाज के लिए पहुंचे मरीज परेशान दिखे। स्थिति को देखते हुए अस्पताल में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। परिजनों ने जांच और कार्रवाई की मांग की है।